हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्ज़ाम प्रेप। माय नेम इज़ हर्षा लाल और आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग यूनिट। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग के अंडर हम लोग इसके प्रीवियस जो सेशन हुआ था उसमें कॉन्सेप्ट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, प्रोसेस ये डिस्कस कर लिए है। स्ट्रक्चर का भी लाइन स्ट्रक्चर, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के अपने इस सेशन में। यहाँ है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो डिविजनल स्ट्रक्चर कैसा होता है कंपनी का? इट कंसिस्ट ऑफ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट। वो खुद में ही एक यूनिट पूरा क्रिएटेड रहता है। इसका स्पेसिफिक फोकस रहता है ऑन प्रोडक्ट्स एज वेल एज ऑन दी मार्केट। हर एक यूनिट जो है इट मैनेजेस इट्स ओन रिसोर्सेज, परफॉर्मेंस, सब चीज़ उनका एक यूनिट का पूरा फंक्शनिंग एक यूनिट का उसी के अंडर होगा। कैसे परफॉर्म करना है, कैसे वो लीगल रहेगा, ठीक है, कैसे वो अच्छा बन सकता है ऑर्गेनाइजेशन और अच्छा बन सकता है, तो वो सेल्फ कंटेन्ड यूनिट रहता है। अब बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन देखिए डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन का, एक है प्रोडक्ट डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरा है टेरिटोरियल डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन? इसके अंडर मेजर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ सेपरेट यूनिट। हर एक प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट लाइन वो ऑर्गेनाइज होता है एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह। एवरी यूनिट, ईच यूनिट हैज़ इट्स ओन फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, सो फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है देखिए कि ह्यूमन रिसोर्स का अलग डिपार्टमेंट बनेगा, फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट होगा, तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। एक यूनिट का एक फंक्शनल पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट रहता है, छोटा छोटा डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दैट इज बीइंग डिवाइडेड। तो यहाँ क्या है, प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट के बेसिस में फंक्शनल का स्ट्रक्चर डिज़ाइन होगा। दिस इज़ अप्रोप्रिएट कब होगा सबसे ज़्यादा ये अप्रोप्रिएट? व्हेन ईच प्रोडक्ट इज़ रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है प्रोडक्ट, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट टू बी कंप्लीटेड। फॉर एग्जाम्पल सेंचुरी मिल्स, उनका डिवीजन है, ठीक है, टेक्सटाइल में है, सीमेंट में है, शिपिंग में है। तो वो जो टेक्सटाइल है वो एक हमारा क्या हो गया, डिवीजन हो गया, वो सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है, उसका अंडर अब अलग अलग फंक्शंस क्रिएट होगा। वैसे ही सीमेंट का होगा, शिपिंग का होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी बहुत सारा प्रोडक्शन डिविजन्स है, जैसे टेक्सटाइल, पॉलिस्टर, फाइबर इंटरमीडिएरीज। सो इसका भी अलग अलग डिवीजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट। सो देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ है, डिवीजन 1, डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3 यहाँ मैंशनड है ना। फिर डिवीजन के अंदर देखिए R&D हो गया, फिर प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सब इसके ही अंडर आता है। ठीक है, फिर डिवीजन 2 ये दूसरा प्रोडक्ट हो गया, उसके अंडर देखिए R&D, प्रोडक्शन, मार्केटिंग। तो ऐसे ऐसे फंक्शंस में डिवाइड रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट। अब आता है हमारा टेरिटोरियल डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट इज दिस टेरिटोरियल डिवीजन? इसके अंडर क्या होता है, पहले तो टेरिटरीज, रीजनल ऑफिसेज, लोकेशन ऑफ रीजनल ऑफिसेज क्रिएट होंगे, है ना। इज स्टैंड अलोन यूनिट्स हैविंग इट्स ओन फंक्शनल डिपार्टमेंट्स विच वर्क अंडर सर्टेन पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस। तो इसका मतलब क्या है कि रीजनल ऑफिसेज क्रिएट होंगे, उसके अंदर डिवीजन होगा, उसके बाद वो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन या फिर प्रोडक्ट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होगा। इसको हम लोग इससे समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनका क्या है, बिजनेस ऑन बेसिस ऑफ टेरिटोरियल डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं ये लोग इन द इंटायर जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। सो पूरा जो हमारा इंडिया है उसको अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे जोन। सो यहाँ 5 जोन्स है, ईस्टर्न, सेंट्रल, नॉर्दर्न, सदर्न एंड वेस्टर्न। सो ये सब जोन्स में डिवाइड है एंड हर एक जो जोन है हैज़ फर्दर बीन डिवाइडेड इनटू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ डिविजन्स। सो हर एक जोन है ना उसको फिर हम लोग डिवाइड करेंगे इनटू डिविजन्स। जैसे नॉर्थ जोन हो गया, नॉर्थ जोन जो हमारा टॉप में होगा नॉर्थ जोन, उसके अंदर भी फिर बाइफर्केशन होगा। ठीक है, 4 डिविजन्स में वो भी डिवाइड है, जालंधर, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली एंड अजमेर। एंड उसके बाद क्या होगा, हर एक जो डिवीजन, जो जैसे जालंधर में एक डिवीजन हुआ, एक प्रोडक्ट मान लीजिए यहाँ पर ही क्रिएट हो रहा है, तो वो डिवीजन का फिर क्या होगा, ब्रांचेज होगा डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में। जालंधर का कोई सेटअप है, मान लो सीमेंट इंडस्ट्री है, उसका सेटअप है, तो अलग अलग ब्रांचेस क्रिएट होगा, वो ब्रांचेस का फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। सो दिस इज टेरिटोरियल डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ना प्रॉब्लम्स क्या है इस डिविजनल स्ट्रक्चर में कि ये बहुत कॉस्टली सेटअप होता है, क्योंकि हमें पहले जोन्स में डिवाइड करना है,
पूरे इंडिया को जोन्स में डिवाइड करना है, फिर डिविजन्स क्रिएट करना है, फिर ब्रांचेस क्रिएट करना है, फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी बोल सकते हैं हम लोग, और कॉस्टली प्रोसेस भी हो जाता है ये वाला। और यहाँ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन कम होता है, देयर इज़ लैक ऑफ एम्फेसिस ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, क्योंकि प्रोफेशनल डू नॉट फील सेटिस्फाइड विद दिस स्ट्रक्चर। मतलब कि यहाँ फंक्शनल कोई पर्टिकुलर पर्सन, अगर वो स्पेशलाइजेशन नहीं है उस फील्ड में भी, पर फिर भी उसको उस फील्ड में काम करना पड़ता है, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री एक प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट के बेसिस में डिवीजन हो गया है। अब उसके अंदर जो भी काम आएगा, आपको आता हो नहीं आता हो, आपको वो वाला करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस डिवीजन में आ रहे हो, राइट। ऑफन देर इज़ लैक ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल, यहाँ मैनेजरियल पर्सोनल का कमी होता है। व्हेन अ न्यू डिवीजन इज ओपन, बिकॉज मैनेजर्स वर्किंग विद इन अ डिवीजन कैन नॉट वर्क विद सेम एफिशिएंसी इन अनदर डिवीजन। तो वही है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन ही नहीं है, इसीलिए लैक ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल है। मैनेजर्स लोग वहाँ काम ही नहीं करना चाह रहे, क्योंकि मेरा वो स्पेशलाइजेशन नहीं है, मेरा वो फील्ड का स्पेशलाइजेशन नहीं है, ठीक है। एंड एज दे मस्ट बी अक्वायर्ड द टेक्निकल कॉम्पिटेंस नहीं है, इसीलिए नहीं काम करने का मन करेगा वैसे डिवीजन में। कंट्रोल सिस्टम इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, कंट्रोल यहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ। तो यहाँ मेन प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग अकोमोडेट कर सकते हैं, कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कि यहाँ फोकस होना चाहिए ऑन टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस में डिविजनल स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉर परफॉर्मेंस एंड इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करना है। परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स इंडिविजुअल्स लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी वो लोग आकर के उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, वरना वो लोग मोटिवेटेड नहीं रहेंगे वहाँ काम करने के लिए। क्रिएटिंग मोर ऑटोनॉमी एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एंड द एक्सप्लिसिट स्ट्रैटेजीज फॉर बोथ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑटोनॉमी, डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ सेंट्रलाइजेशन का ज़रूरत है वहाँ सेंट्रलाइजेशन करना है, एंड जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन का ज़रूरत है वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब हम लोग दूसरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज़ दिस प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर मेनली फॉर्म होता है बिकॉज कुछ प्रोजेक्ट अंडरटेक कर रहे हैं मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है वो लोग प्रोजेक्ट कोई अंडरटेक कर रहे हैं। सो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इज डिजाइन टू हैंडल चेंजिंग एनवायरमेंट्स बाय कैरिंग आउट एक्टिविटीज ऑन अ प्रोजेक्ट बेसिस। सो जब प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, कोई ज़रूरत होगा, उसके लिए एक प्रोजेक्ट अडॉप्ट किया गया है। प्रोजेक्ट जैसे ही नीड कंप्लीट हो गया तो प्रोजेक्ट भी अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, प्योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और एक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी सारे सवाल आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। सो प्योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अ सेपरेट डिविजन इज क्रिएटेड फॉर ईच मेजर प्रोजेक्ट एंड एग्जिस्ट ओनली फॉर द प्रोजेक्ट्स लाइफ टाइम। सो ये डिवीजन क्रिएट किया जाता है कि कोई मेजर प्रोजेक्ट है उसको अंडरटेक करना है, उसको कंप्लीट करना है, और प्रोजेक्ट जैसे ही कंप्लीट होगा उसको क्लोज कर दिया जाएगा। इसके लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर को भी अपॉइंट किया जाता है जो पूरे एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करेगा। जहाँ भी फंड्स का रिक्वायरमेंट है, अगर कुछ प्रॉब्लम अराइज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में रिलेटेड टू दी प्रोजेक्ट, तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर किया जाता है। एम्प्लॉयज़ आर टेकन फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट से लिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, एंड फंक्शनल मैनेजर्स डिसाइड हु इज़ गोइंग टू परफॉर्म विच टास्क। सो फंक्शनल मैनेजर्स डिसाइड करेंगे कौन सा टास्क कौन करेगा। तो यहाँ प्रॉब्लम भी है, एक तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो भी काम कर रहे होते हैं एंड फंक्शनल डिपार्टमेंट्स भी काम कर रहे होते हैं। तो सिर्फ जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, अगर छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा सा प्रोजेक्ट है, तो ठीक से रिजॉल्व हो जाएगा, वो ठीक से अकम्प्लिश हो जाएगा। बट यही जब प्रोजेक्ट मैनेजर और फंक्शनल डिपार्टमेंट्स दोनों ही आते हैं साथ में बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ आ जाता है हमारा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट कोऑर्डिनेट, सो इनको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, सब काम को ठीक से कोऑर्डिनेट करके काम को अच्छे से प्रोसीड करना होगा एंड कंप्लीट करना होगा। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का कुछ प्रॉब्लम्स भी है
क्योंकि ये क्रिएट करता है फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड अनसर्टनिटी अमंग दी पीपल। क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो बस वो क्लोज हो जाएगा, वो काम ही क्लोज हो जाएगा। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ है वो लोग बहुत ज़्यादा अनसर्टन रहते हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कि हमें जो रोज़मर्रा का मेरा जो काम है वही चीज़ में स्टिक रहना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा मेरे लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल होगा। राइट, पीपल आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई देमसेल्स विद एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। यहाँ ये भी प्रॉब्लम होता है कि एक पर्सन अगर कोई प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर रहा है और कोई डिपार्टमेंट में भी वो बिलोंग कर रहा है, तो उसे समझ में नहीं आता कि अगर हम आखिर हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में ध्यान दें कि हम अपना ऑर्गेनाइजेशन का काम करें। जो मेरा काम है, मान लीजिए सेल्स का कोई पर्सन है, वो प्रोजेक्ट का भी अंडरटेक कर रहा है एंड सेल्स का भी काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, तो ही विल बी क्वाइट कंफ्यूज्ड कि हम किस काम से जुड़े और हम अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो जाता है। देयर इज़ लैक ऑफ क्लैरिटी अमंग दी मेंबर्स, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पता नहीं रहता कि कौन सा काम कैसे करना है। हालांकि ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, बट वही है, फंक्शनल वाला एक एस्पेक्ट यहाँ आ ही जाता है। देन often project manager faces numerous problems because he has to carry responsibility without the authority. So इसको हम लोग आगे समझते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी का क्या है। ये वाला इस प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का ये वाला स्ट्रक्चर है। अब हम लोग मैट्रिक्स समझते हैं, इसमें हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ में रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर। तो यहाँ फंक्शनल स्ट्रक्चर भी आ जा रहा है, हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी आ जा रहा है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी होगा, एक फंक्शनल हेड भी होगा। तो यहाँ डुअल अथॉरिटी में काम कर रहा है विद बोथ फंक्शनल एंड दी प्रोजेक्ट मैनेजर्स हु आर बीइंग इन्वॉल्व। यहाँ इसलिए ओवरलैपिंग अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, बहुत सारा चीज़ ओवरलैपिंग हो जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। सबसे पहले यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, प्रोजेक्ट देखिए, मार्केटिंग के अंडर मार्केटिंग आ रहा है एंड यहाँ प्रोजेक्ट भी है। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे हम लोग जनरल मैनेजर, उसके अंडर फिर फंक्शनल हेड्स में डिवाइड किया हुआ है और यहाँ प्रोजेक्ट ए, बी, सी एंड डी दिया हुआ है। सो यहाँ प्रोडक्शन के अंदर देखिए एक प्रोडक्शन है, तो इसको जो अगर एक पर्सन है प्रोडक्शन के अंडर, तो उसको जनरल मैनेजर से भी, प्रोडक्शन हेड से भी इशू मतलब कि उनका भी बात सुनना पड़ेगा एंड प्रोजेक्ट ए के मैनेजर से भी बात सुनना पड़ेगा अगर कोई काम को कंप्लीट करना है तो। एंड यहाँ एक और है प्रोजेक्ट अथॉरिटी, ये जो अपवर्ड जाता है, मतलब कि क्या होता है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ना, वो प्रोजेक्ट मैनेजर वो टॉप मैनेजमेंट को बताएगा कि ये काम इतना कंप्लीट हो चुका है, और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो प्रोजेक्ट टीम को भी लीड कर रहा है, इसलिए यहाँ लाइंस अपवर्ड दिया हुआ है। अब हम लोग डिज़ाइन ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर समझते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंटेड टू कोऑर्डिनेट द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, एम्प्लॉयज आर सेलेक्टेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव फंक्शनल हेड्स। उनके फंक्शनल हेड से, जैसे मार्केटिंग का हमने देखा, मार्केटिंग से उठा लिए जाएंगे पर्सन्स यहाँ काम करने के लिए, मार्केटिंग का काम करने के लिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट वो लोग अपना काम में वापस से रिज्यूम कर सकते हैं। सो हर एक एम्प्लॉयज़ को 2 पर्सन लोग लीड करेंगे, फंक्शनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। सो प्रोजेक्ट मैनेजर हैज़ डायरेक्ट अथॉरिटी अपवर्ड। यही चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रोजेक्ट मैनेजर बीच में रहता है, वो टॉप मैनेजमेंट को अथॉरिटी देगा, मतलब उसके पास पावर रहता है कि प्रोजेक्ट टीम को लीड कर सके, और टॉप मैनेजमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, वो बताएगा कि ये काम इतने तक हुआ है, यहाँ और काम बाकी है, ये सब ऐसे कंप्लीट करने का जरिया है, ऐसे कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, सो फैसिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज आर शेयर्ड अमंग दी डिफरेंट प्रोजेक्ट। अब प्रॉब्लम्स भी है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। क्या क्या प्रॉब्लम है कि पावर स्ट्रगल हो जाता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में। एक फंक्शनल हेड भी बोल रहा है कुछ करना है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी बोल रहा है कुछ करना है, तो यहाँ डेवलपमेंट ऑफ आर्की, मतलब लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन दी ऑर्गेनाइजेशन कि हमको किस डायरेक्शन में आखिर बढ़ना है, कैसे हम मैनेज करेंगे अपना दोनों ही काम को। अब ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहाँ काम नहीं करेगा, जहाँ इकोनॉमिक क्रंच है, जहाँ इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा नहीं है, ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चल ही नहीं सकता, क्योंकि हम प्रोजेक्ट फिर क्यों ही लेंगे अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो इसीलिए इकोनॉमिक क्रंच हो सकता है
अगर ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल. इफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फॉलोड प्रॉपरली, तब यहाँ क्या होगा, डीले इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ऑलरेडी 2 हेड्स है तो डीले होगा ही प्रोसेस में पूरा, और यहाँ बहुत कॉस्टली है ये वाला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एंड मैनेजमेंट बहुत बढ़िया चाहिए यहाँ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में. सो अगर ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, तब बहुत प्रॉब्लम हो सकता है. अगर प्रॉपरली एग्जीक्यूशन हुआ, प्रॉपरली लीडरशिप, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ों को देखा गया, अपनाया गया, तब ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फ्रूटफुल हो सकता है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ये हमारा लास्ट है. ऑर्गेनाइजेशन जितना स्ट्रक्चर था हम लोग इससे कंप्लीट करेंगे. तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल. इट इज़ अ टेम्पररी अलायंस बिटवीन 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशंस दैट बैंड टुगेदर टू अंडरटेक अ स्पेसिफाइड वेंचर. तो यहाँ क्या हो रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं, वो एक साथ जुड़ रहे हैं, वो कोई एक्टिविटी को अंडरटेक कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, और एक स्पेसिफाइड वेंचर, एक कंपनी क्रिएट कर रहे हैं through the online platforms only. Recently, in telecommunication sector in India, many virtual organizations have been set up. तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का. ये सिंपल है कि हम स्काइप में अगर बातचीत कर रहे हैं तो वो वर्चुअल सेटअप हुआ. तो ऑर्गेनाइजेशन अगर जो ऑनलाइन बन रहा है तो उसे हम लोग कह देंगे वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. सपोज करिए एबन, उसमें क्या होता है कि हम लोग ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं. तो वहाँ 2 से ज़्यादा कंपनीज लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं एक साथ, वो अपना प्लेटफॉर्म शेयर कर रहा है, सब अपना अपना कंपनी. वहाँ बुकिंग कर सकते हैं हम लोग, होटल्स का बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है, रूम सर्विस ले सकते हैं. तो ये सब चीज़, अलग अलग चीज़ वर्चुअली हो रहा है. हमें अपने घर से हम लोग काम कर सकते हैं वो सब ऑर्गेनाइजेशन में, राइट. और वो कंपनी भी चल रहा है विदाउट एनी ऑफ दी फिजिकल बाउंड्रीज, राइट. सो टेक्नोलॉजी सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक है. इनफॉर्मल नेटवर्क्स विल ऑफर फार फ्लंग कंपनीज एंड एंटरप्रेन्योर्स टू लिंक अप वर्क टुगेदर फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश. तो इसमें क्या होता है, अगर हम लोग कुछ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हम पूरा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वो काम को कंप्लीट करेंगे, बीच में हम लोग छोड़ करके नहीं जाएंगे. द पार्टनर्स विल बी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स टू कीप द लॉयर्स अवे. तो ये सब क्या होगा, सब इलेक्ट्रॉनिक ई फॉर्म में होगा, ई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा और लॉयर्स इस चीज़ के लिए हायर नहीं करना पड़ेगा. तो इसमें स्पीड अप हो जाएगा प्रोसेस, लीगल प्रोसीडिंग्स बहुत ही जल्दी स्पीड अप हो जाएगा. इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है क्योंकि कंपनीज विल लिंक टुगेदर टू मीट अ स्पेसिफिक मार्केट अपॉर्चुनिटी. मतलब कि कंपनी नया नया अपॉर्चुनिटी देखिए आ रहा है कि मोबाइल सेक्टर में भी नया नया मोबाइल्स आ रहा है, तो वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रहे हैं. हम लोग जा करके परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन चीज़ों को. अर्बन प्रो में भी कितने सारे सर्विसेज मिलते हैं, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी, अगर कोई सॉकेट ख़राब हो गया है, फ़ैन वर्क नहीं कर रहा है या फिर एयर कंडीशनर वर्क नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर भी सुविधा हम लोग को इतना सारा चीज़ कि हम लोग घर बैठे बैठे ऑर्डर करके पर्सन को बुला सकते हैं और ये सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं. सो इससे क्या होता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, न्यू एक एंगल मिलता है कि हम ये भी बिजनेस कर सकते हैं जहाँ मेरे पास कुछ फिजिकल बाउंड्री नहीं है बट ऑनलाइन सेटअप है सब. एक्सीलेंस होता है क्योंकि हर एक पार्टनर अपना जो कंपिटेंसी है वो लाता है, अपना एफर्ट लाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में. इट मे बी पॉसिबल टू क्रिएट अ बेस्ट ऑफ एवरीथिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. सो सब कोई अपने कंपीटेंस से काम करे क्योंकि सबको प्रॉफिट्स चाहिए. सो 3-4 ऑर्गेनाइजेशन अगर मिल करके ऑनलाइन सेटअप कर रहे हैं तो सब कोई अपना सोच लाएगा, अपना थिंकिंग लाएगा और जहाँ वो लोग बेस्ट कर सकते हैं वो सब चीज़ों को वो लोग आगे करेंगे ताकि प्रॉफिट्स इंक्रीज हो, वर्ल्ड क्लास लेवल तक वो पूरा सेटअप जाए एंड एक्सपैंड करे ग्लोबली. नेक्स्ट आता है ट्रस्ट. एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ट्रस्ट करता है, मतलब कि जो भी काम कर रहे हैं वहाँ एक लोग उन लोगों के बीच में बहुत ही अच्छा एक ट्रस्ट होता है, फार मोर ट्रस्ट देन एवर बिफोर. एक सेंस ऑफ को डेस्टिनी रहता है क्योंकि वो लोग डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर. अगर एक जन भी फेल कर रहा है उस सेटअप में तो दूसरा भी फेल कर जाएगा, इसलिए वो एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं. और यहाँ कोई भी टाइप का फिजिकल बॉर्डर्स नहीं है, ये तो हम लोग समझ ही गए हैं. नाउ रीजंस फॉर वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्योंकि एक सिनर्जी क्रिएट हो थ्रू टेम्पररी अलायंस. इसका मतलब क्या है कि 2
2+2=5 ये तो हम लोग सबको ही सुने होंगे कि हमसे नहीं हो रहा है तो हम अकेले काम नहीं करेंगे, हम आपके साथ काम करेंगे। सो ये कंबाइन इफेक्ट जहाँ आता है, कंबाइन इफेक्ट ये प्रोड्यूस करता है अच्छा रिजल्ट्स। तो मेरा कमी आपके लिए, मेरा अगर कोई चीज़ में कमी है, आपका वो स्ट्रेंथ है, तो वो आप मेरे से मेकअप कर सकते हैं। सो दिस इज़ दी सिनर्जी इफेक्ट। इससे आउटकम जो है बहुत ही अच्छा निकल के आता है, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल एफर्ट्स नहीं लग रहा है, ग्रुप एफर्ट्स लग रहा है। स्ट्रेंथ एंड कॉम्पिटेंसीज जो है बैलेंस हो जाता है, राइट। अब हम लोग देखते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल। ये क्या है, एक रिलेशनशिप फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड, इमोशंस, प्रेजुडाइसेस, लाइक एंड डिसलाइक्स। समझ रहे हैं ना कि एटीट्यूड कैसा है मेरा ऑर्गेनाइजेशन में, तो मेरा एटीट्यूड, मेरा इमोशंस, उसके बेसिस में ऑर्गेनाइजेशन में हम दूसरे पर्सन के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे इन दी इनफॉर्मल सेटअप। फॉर्मल में क्या होता है, रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स, पूरा का पूरा रूल्स स्टैंडर्ड्स वगैरह पूरा सेटअप रहता है फॉर्मल स्ट्रक्चर में। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में नहीं होता है, सब कोई मिलजुल करके काम करेंगे। इसमें ये कमी हो जाता है कि इनफॉर्मल सेटअप में कि रूमर्स वगैरह भी स्प्रेड होते हैं, क्योंकि ग्रेपवाइन सॉर्ट ऑफ सिचुएशन हो जाता है। कम्युनिकेशन एक तरीके से नहीं चल रहा, कम्युनिकेशन इधर उधर चल रहा होता है इनफॉर्मल सेटअप में। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट कैरीज नो डिफाइंड रिलेशनशिप, देयर आर मोर देन 2 people who are involved in the communication, there exists a natural relationship। मतलब कि हम अपने कलीग्स के साथ अगर अच्छा फ्रेंडशिप हो गया तो वो इनफॉर्मल हो जाएगा। फॉर्मल में कि हमको ठीक से काम करना, रूल्स प्रोसीजर फॉलो करना है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। इनफॉर्मल में हम अपने मर्जी से उनके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है। तो एक नेचुरल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। इट कैरीज वॉलंटरी मेंबरशिप, जिनको रहना है, जिनको बात करना है किसी से कर सकते हैं, नहीं बात करना है ना करें, क्योंकि ये फॉर्मल सेटअप है नहीं। इन दिस देयर इज नो कंपल्शन ऑफ ग्रुप्स एज पीपल हैव द राइट टू जॉइन एनी नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो एक ग्रुप में अगर नहीं बैठ रहा है तो हम दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे, दूसरे में नहीं बैठेगा तो तीसरे में चले जाएंगे। तो ये है इनफॉर्मल सेटअप। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इस सेटअप का इम्पोर्टेंस क्या है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है। इस सेटअप में क्या होता है, हम अपने आप को बिलोंग कर रहे लगता है एक ग्रुप में, एक रिलेटेडनेस रहता है, एक इंगेजमेंट रहता है ग्रुप के साथ। सेफ्टी वॉल्व फॉर इमोशनल प्रॉब्लम्स, अगर मेरे को कोई बहुत इमोशनल ट्रॉमा लग रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हो गया बॉस के साथ, तो हम लोग अपने कलीग्स के पास जाते हैं कि गॉसिप करने के लिए कि ये प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। ये हेल्प भी करता है प्रॉब्लम जॉब में, जॉब के टाइम में हेल्प भी करता है, क्योंकि मोटिवेटेड रहते हैं सब कोई। अगर एक ही चीज़ से जूझ रहे, अगर कुछ प्रॉब्लम है, एक ही चीज़ से जूझ रहे, तो सब कोई जूझ रहे होते हैं, तो दुख बांटने से कम होता है। तो यही है इनफॉर्मल सेटअप, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मोटो कह सकते हैं हम लोग। इनोवेशन एंड ओरिजिनलिटी, क्योंकि ओरिजिनलिटी रहते, सब कोई ओरिजिनल रहते हैं वो सेटअप में। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बात को मन में रख करके इनफॉर्मल सेटअप में आया, अगर इनफॉर्मल सेटअप में आएगा भी तो वो छोड़ देगा, क्योंकि वहाँ माइंडसेट ही मैच नहीं करेगा दूसरे पर्सन के साथ। इंपॉर्टेंट चैनल, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एंड यहाँ पूरा कंट्रोल रहता है, पूरा सोशल कंट्रोल रूमर्स पे नहीं रहता है, सोशल कंट्रोल रहता है कि कुछ जो बातचीत हो रहा उस पर होगा कंट्रोल। इस लिमिटेशन में क्या है, लिमिटेशन के अंदर समझते हैं पीपल समटाइम्स कन्वे रॉन्ग थिंग्स टू अदर पीपल। तो ऐसा भी होता है कि गलत चीज़ें, गलत इन्फॉर्मेशन भी वही है, रूमर्स भी पास आउट हो जाती है। इसके वजह से क्या होता है, हॉरिबल रिजल्ट्स भी देखने को मिलता है। इन सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस आर रजिस्टर्ड, किसी को चेंज होने का मन नहीं करता है। सिंपल बात है, क्यों हम चेंज होंगे किसी और के लिए, अगर हम एक ही काम 30 साल से करते आ रहे हैं, हम एक से मुझे बोला जाएगा कि हमको चेंज होना है, हमको अपना बिहेवियर ही चेंज करना है, तो वो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है, ठीक है। तो इन सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस आर बेसिकली रेजिस्टेड। विथ नेगेटिव थिंकिंग ऑफ लीडर्स द पर्सनल इंटरेस्ट सेटिस्फाइज ग्रुप इंटरेस्ट। अगर हम लोग नेगेटिव सोचने लगे लीडर्स के प्रति, ग्रुप में कोई लोग बात करें, अगर हम लोग नेगेटिव सोचने लगे लीडर्स के प्रति, तो ये क्या होगा, ये पूरा जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव हम लोग फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ ठीक से
हम लोग बात ही नहीं सुनेंगे, नेगेटिव सोचेंगे लीडर के प्रति, तो ये गलत हो जाएगा। फॉर्मल सेटअप के लिए ये बहुत ही खराब साबित होता है। इन दिस व्हेन रोल इन अ ग्रुप डिफर्स फ्रॉम फॉर्मल ग्रुप्स, जब रोल ग्रुप में डिफर कर रहा है फॉर्मल ग्रुप से, देन अंडर सच मेंबर्स कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्स इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रोल्स। सो व्हेन रोल इन अ ग्रुप डिफर्स फ्रॉम फॉर्मल ग्रुप्स, जब रोल हो रहा है, ग्रुप में कुछ रोल चल रहा है, हाँ वही कि फॉर्मल ग्रुप से गोल्स अलग हो जा रहा है। जो इनफॉर्मल ग्रुप्स का गोल है वो अगर बैक बिचिंग कर रहे हैं लीडर को ही, तो वो रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे लीडर को, एंड उससे क्या होगा, जो फॉर्मल गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, विजन है ऑर्गेनाइजेशन का, वो सब चीज़ें इफेक्ट करेंगी, वो सब चीज़ें फुलफिल नहीं होगी। तो ओवरलैप नहीं करना चाहिए। इनफॉर्मल सेटअप वो अपनी जगह है एंड फॉर्मल सेटअप अपनी जगह है, दोनों का बराबर इंपॉर्टेंस होता है ऑर्गेनाइजेशन में और चलाने के लिए भी। नाउ डिफरेंस हम लोग लास्ट देख लेते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेटअप का। इट हैज़ फॉर्मल के अंडर इट हैज़ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव दैट विल सेव ऑर्गेनाइजेशन एंड मेक इट स्टेबल, क्योंकि यहाँ रूल्स प्रोसीजर्स वगैरह सब चीज़ पहले से ही स्टैब्लिश होता है। इनफॉर्मल सेटअप इट इज़ बेसिकली फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप, fame and respect and relatedness among the group members. It is established with particular process. Formal setup is established for fulfilling the objectives of the organization, और informal spontaneous way में form हो जाता है। In this the members are bound together with authority and relationship, ठीक है, authority और responsibility clearly defined रहता है। इन informal setup में ये सब कुछ भी defined नहीं रहता है। It can be shown in an organizational chart. Formal organization को हम लोग दिखा सकते हैं, informal organization को हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, राइट। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग नहीं दिखा सकते हैं इन दी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। देन इन दिस द वर्क फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर आइडेंटिफाइड। तो फॉर्मल सेटअप में गोल्स के लिए ही फॉर्मल सेटअप किया जाता है, और इनफॉर्मल सेटअप में गोल्स को अचीव करने का कोई बात नहीं होता। इन दिस द वर्क फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर नॉट बीन आइडेंटिफाइड। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, यू आर फ्री टू कमेंट दैट डाउन। आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।